हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्यूनोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑटो इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ये वीडियो मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के 6th सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि सर ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हमें एक वीडियो बना के दीजिए। कीपिंग दैट इन व्यू मैं इसको वीडियो को बहुत ही सिंपल और कंसाइज रख रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारा डिफेंस सिस्टम है जो हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी एंटीजन माइक्रोब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस फॉरेन इन्वेडर के ख़िलाफ़, इस पैथोजन के ख़िलाफ़ काम करना शुरू करता है और हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी जहन में क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल्स को अटैक क्यों नहीं करता। बेसिकली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं और जितने भी पॉसिबल एंटीजेंस हैं उनको एक्सपोज किया जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स को जो है ट्राई किया जाता है कि हमारे इम्यून सिस्टम की कौन कौन सेल्स खुद के जो हमारे एंटीजन हैं उनके खिलाफ काम करेंगी। और जो हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे तब जो एंटीजन्स होते हैं उनके खिलाफ काम करती हैं, उन सेल्स को डिलीट किया जाता है, उन सेल्स को किल किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये जो थ्योरी है जिसने ये प्रपोजिशन फॉरवर्ड रखी है उस थ्योरी का नाम है क्लोनल डिलीशन थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरी है क्लोनल डिलीशन थ्योरी। हमारे पास बेसिकली 3 थ्योरीज़ हैं। मैं चीज़ों को मिक्स नहीं करूंगा, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। हमारे पास एक है क्लोनल डिलीशन थ्योरी। ये थ्योरी प्रपोज की गई है कि क्यों हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल्स को अटैक नहीं करता। जैसे पहले मैंने कहा, इस थ्योरी के मुताबिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हमारे एंटीजन्स को एक्सपोज किया जाता है बिफोर दी सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम और देखा जाता है कि ट्राई किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम की कौन कौन सेल हमारे एंटीजन्स के ख़िलाफ़ काम करेगी। जो सेल उस वक्त एक्टिव हो जाती हैं और हमारे खुद की सेल्स के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर जाती हैं, उस सेल को डिलीट किया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्लोनल डिलीशन थ्योरी। उन सारे क्लोन्स को, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स को डिलीट किया जाता है। लेकिन पॉल एहरलिच जो है, इन्होंने कहा, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी की सारी ऐसी इम्यून सिस्टम की सेल्स को डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारी सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स रह जाती हैं जो कभी भी हमारी खुद की सेल्स को जो है अटैक कर सकती है। और ऐसी कंडीशन को पॉल एहरलिच ने हॉरर ऑटोटॉक्सिकस कहा। हॉरर ऑटोटॉक्सिकस। सो हॉरर ऑटोटॉक्सिकस ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही खुद की सेल्स के खिलाफ, हमारे खुद के ऑर्गन्स के खिलाफ, टिश्यूज के खिलाफ, एंटीजन्स के खिलाफ काम करता है। और मॉडर्न लिटरेचर में, मॉडर्न इम्यूनोलॉजी की लैंग्वेज में हम हॉरर ऑटोटॉक्सिकस को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। सिंपल टर्म्स में ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन है जहां पर इम्यून सिस्टम जो है हमारी खुद की सेल्स को, सेल्फ एंटीजेंस को, अपने ही सेल्स को टारगेट करता है, अटैक करता है। या हम कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में जो एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ टॉलरेंस, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स के खिलाफ काम नहीं करता है। जो फॉरेन बैक्टीरिया, पैथोजन, जो भी बाहर से कोई पैथोजन, एलियन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर होता है उसके खिलाफ काम करता है, लेकिन खुद की सेल्स के खिलाफ काम नहीं करता, सेल्फ टॉलरेंस। लेकिन अगर ये सेल्फ टॉलरेंस नहीं रही तो क्या होगा? हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स हमारी ही बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगी, तो उसको हम कहेंगे लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। सिंपल, ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ काम करता है।
या हम कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन है जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्फ टॉलरेंस जो है वो लूज हो जाती है। देयर इज लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। फाइन। नाउ ये ऑटो इम्यूनिटी क्यों होती है? व्हाट आर द काजेज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी? हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन्स के खिलाफ, हमारे ही एंटीजन्स के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? Why does it attack? What are the causes responsible for autoimmunity? There can be a number of causes. बहुत सारे causes ऐसे हो सकते हैं। We will be discussing a few of them. पहला जो cause है autoimmunity का वो है loss of T cell energy. Now, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि during embryonic development जो है ऐसी इम्यून सेल्स को डिलीट किया जाता है जो खुद के एंटीजन्स के खिलाफ काम करती हैं। लेकिन पॉल एहरलिच ने कहा नहीं, बहुत सारे सेल्स ऐसी होती हैं जो हमारी सेल्फ एंटीजन्स को अटैक कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि दे रिमेन सप्रेस्ड। हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जिसमें ऑटो इम्यूनिटी नहीं है, ऑटो इम्यूनिटी का कोई भी सिम्टम नहीं है, किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई सिम्टम नहीं है, उसमें कुछ टी सेल्स ऐसी रहती हैं जो ऑटो इम्यूनिटी को इंड्यूस कर सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बेसिकली ये टी सेल्स जो है ना, ये सप्रेस्ड कंडीशन में रहती है। इस सप्रेस्ड कंडीशन को हम कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज सप्रेशन of an immune cell, T cell और B cell against a specific antigen। जब T cell या B cell किसी खास एंटीजन के खिलाफ काम नहीं करती हैं, इसको हम कहते हैं T cell एनर्जी और B cell एनर्जी। तो सिंपली हम कहेंगे एनर्जी क्या है? इट इज द सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट a specific antigen। सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन, इसको हम कहते हैं एनर्जी। जब तक टी सेल एनर्जी स्टेट में है तो ये किसी सेल्फ एंटीजन के खिलाफ काम नहीं करेगी। लेकिन अगर कभी कभार समहाउ किसी भी रीज़न की वजह से ये टी सेल का ये एनर्जी स्टेट लॉस हो गया तो क्या होगा? इट विल अटैक द सेल्फ टिश्यूज, इट विल अटैक द सेल्फ एंटीजेंस और ऑटो इम्यूनिटी जो है डेवलप हो जाएगी और बाद में कोई डिजीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रिमोटाइड आर्थराइटिस। रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या है? जॉइंट्स की डिजीज है। यहाँ पर होता क्या है? टी सेल्स जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसके अगेंस्ट काम करती हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है, पेन हो जाता है, जॉइंट्स को बहुत डैमेज होता है, ट्रामा होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जहाँ पर टी सेल का एनर्जी स्टेट ख़त्म हो जाता है। सेकंड रीज़न है फेलियर ऑफ AICD। AICD क्या है? बेसिकली एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ। मसला है कि जब कोई टी सेल हाइपर एक्टिव हो जाती है और अपने ही जो है एंटीजन्स के खिलाफ काम करना शुरू करती हैं, अपने ही सेल्स टिश्यूज़ को टारगेट करती हैं, ऐसी सेल को एपोप्टोसिस के थ्रू किल किया जाता है। एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये एक सिस्टम होता है। फैस एक रिएक्शन हो जाती है, फैस लाइगेंड बाइंडिंग रिएक्शन हो जाता है जिसके थ्रू ऐसी सेल को किल किया जाता है। ऐसी टी सेल जो हाइपर एक्टिव हो जाए और अपने ही इम्यून सिस्टम के अपने ही जो है टिश्यूज़ के खिलाफ, एंटीजन्स के खिलाफ, सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ काम करना शुरू करती है और उसको किल किया जाता है थ्रू AICD, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ। अब अगर ये AICD नहीं चला, ये मैकेनिज्म नहीं चला, फेल हो गया ये मैकेनिज्म, व्हाट विल हैपन? वो टी सेल जो हाइपर एक्टिव होगी
वो ऑटो इम्यून डिजीज करेगी। थर्ड रीज़न जो है दैट इज लॉस ऑफ टी रेगुलेटरी फंक्शन। देखिए हमारे पास टी सेल जो है ना, हेल्पर टी सेल है, दूसरी है सप्रेसर टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल। ये सप्रेसर टी सेल या रेगुलेटरी टी सेल क्या काम करती हैं? जब हमारी बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो जाता है और फॉर एग्जांपल फॉरेन एंटीजन आया, माइक्रोब आया, पैथोजन आया, बैक्टीरिया आया, इसको ख़त्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है अटैक करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और कुछ टाइम के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये बॉडी से ख़त्म हो जाता है। ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन इम्यून सिस्टम में भी एक्टिव है। अब इम्यून सिस्टम को खामोश भी तो कराना है। इम्यून सिस्टम को कहना है ना कि भाई बस हो गया, ख़त्म, आपका काम ख़त्म हो गया है, अब आप खामोश हो जाइए, अब आपकी ज़रूरत अभी नहीं है। ये काम कौन करेगा? टी रेगुलेटरी सेल्स। टी रेगुलेटरी सेल्स ऐसी टी सेल्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम को आफ्टर एन इम्यून रिएक्शन इज ओवर इम्यून सिस्टम को साइलेंट कराता है, सप्रेस कराता है। अब अगर ये टी रेगुलेटरी सेल का ये फंक्शन नहीं हुआ, यानी अगर टी रेगुलेटरी सेल में कोई प्रॉब्लम हो गई और उसने इम्यून सिस्टम को चुप नहीं कराया, साइलेंट नहीं कराया, व्हाट विल हैपन? टी सेल काम करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, बैक्टीरिया को तो ख़त्म किया, लेकिन उसके बाद रुकेगा नहीं, काम करना स्टार्ट क्या करेगा? अपनी ही टिश्यूज़ को ख़त्म करेगा। ये और एक रीज़न है। वन मोर रीज़न इज सिक्वेस्टर्ड एंटीजेंस। अब हमारी बॉडी में सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपे हुए। हमारी बॉडी में कुछ एंटीजेंस ऐसे हैं जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड ओवा। अब स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिकल्स में। ओवा बनते हैं ओवरीज में। ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ना तो स्पर्म होता है ना ओवा होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नए एंटीजेंस हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम इनको देखे तो इनके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर स्पर्म या ओवा को हमारा इम्यून सिस्टम क्यों अटैक नहीं करता? देखिए एक दो चीज़ें होती हैं। जिस तरह से एक मदर के वूम में एक फीटस डेवलप होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम फीटस को अटैक नहीं करता। हालांकि फीटस तो एक फॉरेन जो है एजेंट है, एक फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है। हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्यों नहीं अटैक करता? इसको हम कहते हैं प्रिविलेज्ड टिश्यू। ये प्रिविलेज्ड टिश्यू है, एक इम्यूनोलॉजी में एक टर्म प्रिविलेज्ड टिश्यूज़ की है, जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी टिश्यूज़ को अटैक नहीं करता। उसकी बात छोड़िए, अब स्पर्म तो हमारी बॉडी के अंदर ही है और हमारी बॉडी के लिए फॉरेन एजेंट है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको अटैक क्यों नहीं करता? बेसिकली क्या होता है, स्पर्म जो है या फीमेल में ओवा जो है, इनको छुपाया जाता है फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। ब्लड इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। एक टर्म होती है ब्लड टेस्टिस बैरियर, आपने सुना होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड ओवरी बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो ब्लड को स्पर्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना देता। सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, स्पर्म जो है ना, इसके ऊपर जो एंटीजेंस वो डिफरेंट है फ्रॉम द एंटीजेंस ऑफ आवर बॉडी, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ अटैक करेगा। अब यहाँ पर और एक बात आपको बताऊँ, हमारी स्पर्म हमारे लिए क्यों फॉरेन है? बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, मियोसिस, जहाँ पर जीन्स की मिक्सिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए जो है जीन कॉम्बिनेशंस बनती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है उस पर जो एंटीजन, सरफेस एंटीजन्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ये छुपे रहते हैं टेस्टिकल के अंदर, ब्लड इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, हमारा इम्यून सिस्टम इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर कभी कभार टेस्टिकल्स में ट्रामा हो गया, इंजरी हो गई, और ब्लड कहाँ तक पहुँचा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तक पहुँचा, स्पर्म्स तक पहुँचा, व्हाट विल हैपन? वहाँ पर क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी होगी, सारी स्पर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, टेस्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये भी एक जो है रीज़न है ऑटो इम्यूनिटी का। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक रीज़न है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। कुछ बच्चे मॉलिक्यूलर मिमिक्री के बारे में पूछते हैं। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है? बच्चा ऐसा है कि बहुत सारे फॉरेन बॉडीज़, माइक्रोब्स या एंटीजेंस ऐसे होते हैं which resemble the antigens of our body. Molecular mimicry is a mechanism in which
the foreign antigens resemble the antigens of our body. और इस मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ काम करता है। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस के जो सरफेस एंटीजेंस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के जो सरफेस एंटीजेंस है, वो एंटीजेंस जो है दे आर सिमिलर टू द एंटीजेंस ऑफ आवर हार्ट वैल्व। हमारे हार्ट के जो वैल्व्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो एंटीजेंस हैं वो रिजेंबल करते हैं विद द एंटीजेंस ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस अंदर आया, हमारे इम्यून सिस्टम ने स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ काम किया, स्ट्रेप्टोकोकस को रिमूव किया, बात खत्म। उसके बाद क्या होगा, हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स ढूंढती है ना, इसको एंटीजन को ढूंढती रहती है, फॉरेन एंटीजन को ढूंढती रहती हैं, फॉरेन बॉडी को ढूंढती रहती हैं। वो कहाँ पहुँचेंगे, हार्ट में। अब ब्लड हार्ट ये तो कनेक्टेड हैं। तो जो ही हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हार्ट वैल्व तक पहुँचेंगी, वहाँ पर जो एंटीजन होगा उनको लगेगा ये स्ट्रेप्टोकोकस का ही एंटीजन है वो, और इसके खिलाफ काम करेंगी, हार्ट वैल्व को डिस्ट्रॉय करेंगे, और डिजीज़ होंगी। क्या होगी, रूमेटिक फीवर, RF, रूमेटिक फीवर। सो रूमेटिक फीवर क्यों होगी, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री वो कंडीशन है जहाँ पर जिसमें बहुत सारे फॉरेन एंटीजेंस और माइक्रोब्स के जो एंटीजेंस है वो हमारी खुद की सेल्स के एंटीजेंस के साथ रिजेंबल करते हैं, या हम अदरवाइज भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर मिमिक्री इज ए कंडीशन इन विच द सर्टेन एंटीजेंस ऑफ आवर बॉडी रिजेंबल with the antigens of foreign bodies like bacteria, like viruses, or sometimes vaccines as well. और एक एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मिमिक्री की है जो पोस्ट रैबिड एनसेफेलाइटिस हो जाती है। पोस्ट रैबीज एनसेफेलाइटिस एक डिजीज देखी गई है। रैबीज का वैक्सीन तैयार करने के लिए क्या किया जाता था, पहले रैबीज का वैक्सीन जो है रैबिट की ब्रेन सेल्स में तैयार किया जाता था। अब जब ये वैक्सीन क्या है, बेसिकली रैबिज के लिए जो वैक्सीन है वो क्या है, एंटीजन होते हैं, ताकि ये एंटीजन हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये एंटीजन जो है जो हमने रैबिट की ब्रेन सेल्स में तैयार किया है, यहाँ तो रैबिट की जो ब्रेन सेल्स है उनके एंटीजन्स आ गए। जब ये एंटीजन्स हमने इन ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एंटर किए, हमारा इम्यून सिस्टम इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। अब हमारी ब्रेन की जो एंटीजन्स हैं वो भी तो सिमिलर होंगी ना, जैसे रैबिट का ब्रेन, उसमें जो एंटीजन्स हैं वही हमारे ब्रेन के एंटीजन्स हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम हम अपनी ही ब्रेन के खिलाफ काम करना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, पोस्ट रैबीज एनसेफेलाइटिस डिजीज हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिजीज। ये एक और मैकेनिज्म है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। वन मोर मैकेनिज्म, वन मोर कॉज of autoimmunity is bystanding immunity. bystanding immunity, तो bystanding immunity क्या है, देखिए अगर हमारी बॉडी में कहीं पर किसी टिश्यू में एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है या एग्लिनेटेशन रिएक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो साथ ही में सराउंडिंग में जो भी अदर इम्यून सेल्स होंगी, मान लीजिए साइटोटॉक्सिक किलर सेल है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कुछ है, ये सारे आ जाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है बना है, इसको अटैक करते हैं बिना देखे कि कितनी ज़रूरत है। ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और साथ में जो सराउंडिंग टिश्यू होता है उसको भी जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज करता है, इसको कहते हैं बाइस्टैंडिंग इम्यूनिटी। वन मोर इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। यूजुअली क्या होता है, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में चला जाता है, एंटीजन चला जाता है तो हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है, एक ही एंटीबॉडी बनाता है, एक टाइप की एंटीबॉडी बनाता है। इस एंटीबॉडी को कहते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, इट इज़ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन। ऐसी एंटीबॉडी जो एक खास किस्म के एंटीजन के खिलाफ बनाई जाती हैं और उसी एंटीजन के खिलाफ काम करती हैं, बाकी किसी एंटीजन के खिलाफ काम नहीं करती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आ गया तो हमारी बॉडी
मोनोक्लोनल नहीं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। अब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं विच आर नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। ये किसी एक एंटीजन के खिलाफ काम नहीं करती, बल्कि जो भी एंटीजन आया उसके खिलाफ काम करती हैं। बैक्टीरिया आया था उसके एंटीजन के खिलाफ काम करती है, लेकिन साथ साथ में अपना जो टिश्यू है उसके जो एंटीजन उनके खिलाफ भी काम करती हैं, अपने टिश्यूज़ को भी डैमेज करती हैं। सो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का बनना भी एक रीज़न है ऑटो इम्यूनिटी का। वन मोर रीज़न इज मॉलिक्यूलर सिक्वेस्ट्रेशन। एक तो हो गया सिक्वेस्टेड एंटीजन्स। सिक्वेस्टेड एंटीजन हमने अभी कहा, ये ऐसे एंटीजन्स हैं जो हमारी बॉडी में छुपे रहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से दूर रहते हैं, छुपे रहते हैं, और इसके लिए हमारी बॉडी में एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स हैं, तो हमारे टेस्टिस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि स्पर्म्स नेवर कम इन कंटैक्ट विद द ब्लड, और ओवा डोंट कम इन कंटैक्ट विद द ब्लड। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर एनाटॉमिकल सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होती है, बल्कि मॉलिक्यूलर सिक्वेस्ट्रेशन होती है। यानी हमारे हम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ हमारी सेल, कुछ एंटीजन्स ऐसे होते हैं जो एक्सपोज नहीं होते हैं टू द इम्यून सेल्स एट दैट वेरी टाइम, बिकॉज ये एंटीजन्स जो है ना, दे आर कवर्ड बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट एटसेट्रा। फैटी मॉलिक्यूल्स को कवर करते हैं, या कोई और प्रोटीन मॉलिक्यूल को कवर करता है। कुछ इस तरह से जो इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं विच कैन नॉट एक्ट एज एंटीजन, वो इनको कवर करते हैं। अगर कभी कभार किसी रीज़न से मॉलिक्यूलर लेवल पे ये जो कवरिंग इस एंटीजन के अराउंड है ये लूज हो गई, ये इरोड हो गई, तो वो एंटीजन उस वक्त एक्सपोज हो जाएगा, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वो एंटीजन क्या होगा, फॉरेन, और हमारा इम्यून सिस्टम उसी वक्त उसके खिलाफ काम करेगा। तो फ्रेंड्स, these were a few reasons. There can be other reasons as well. These were a few reasons for the problem of autoimmunity. These are the few causes which basically incite, activate autoimmune response within the body. अब ऑटो इम्यूनिटी जो है, ये ऑटो इम्यूनिटी यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खिलाफ हो गया, ये लोकल हो सकती है या सिस्टमिक हो सकती है। लोकल का मतलब, लोकल ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक पर्टिकुलर ऑर्गन के खिलाफ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हॉशीमोटोस ऑटो इम्यून डिजीज़ एक डिसऑर्डर है जो थायराइड ग्लैंड में होता है। यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ काम करता है, थायराइड ग्लैंड के खिलाफ। तो लोकल हो गया, टारगेटेड हो गया। जब हमारा इम्यून सिस्टम टारगेटेड जो है किसी टारगेट ऑर्गन पे काम करता है, उसके खिलाफ काम करता है, उसको हम कहते हैं लोकल ऑटो इम्यूनिटी। दूसरा होता है सिस्टमिक ऑटो इम्यूनिटी। सिस्टमिक ऑटो इम्यूनिटी ऐसा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के खिलाफ काम नहीं करता, बल्कि इन जनरल सारी बॉडी के खिलाफ काम करता है, डिफरेंट काइंड्स के एंटीजन्स के खिलाफ काम करता है। इसमें एक कॉमन एग्जाम्पल है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस एक सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस यूजुअली मोर कॉमन इन फीमेल्स हैं देन इन मैन इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 ईयर्स। ये सिस्टमिक क्यों है? क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के खिलाफ नहीं होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स के खिलाफ। यहाँ पर किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पर जो है जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्किन इन्वॉल्व होती हैं, स्किन रैशेस होते हैं, जॉइंट्स में रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, किडनी डैमेज होता है, पिल्यूरिजी हो जाती है, राइट। सो हमारे ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जो है ये दो टाइप्स का हो सकता है। ये लोकल हो सकता है किसी टारगेट पर्टिकुलर ऑर्गन के खिलाफ, ये सिस्टमिक हो सकता है, जनरल हो सकता है, जनरलाइज्ड डिफरेंट एंटीजेन्स डिफरेंट ऑर्गन्स के खिलाफ एट अ टाइम काम कर सकता है साइमल्टेनियसली। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की। देयर आर नंबर ऑफ डिजीज विच आर ऑटो इम्यून इन नेचर। इन्हें ऑटो इम्यूनिटी से डिफरेंट डिजीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डिजीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस जिसको हम कहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, इसमें क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो बीटा सेल्स होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉन्स, वो जो है डैमेज हो जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है जो माइलिन लाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। SLE सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस जिसकी बात मैंने अभी की।
देन वी हैव IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, जो बहुत ही कॉमन है। ये 2 टाइप्स का होता है, क्रोहन्स एंड अल्सरेटिव। अल्सरेटिव कोलाइट्स जो है ये सिर्फ कोलन में होता है। क्रोहन्स जो IBS है ये GIT में कहीं भी हो सकती है। एडिसनस डिजीज़ है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और कॉर्टिसोल, लाइफ सेविंग हार्मोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नहीं बनते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ अगेन ये जो है थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ हैं, जहाँ पर थायरॉक्सिन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। माइस्थीमिया ग्रेविस न्यूरोट्रांसमिशन जो है, ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरोट्रांसमिशन जो है बहुत डिलेड होता है और मसल वीकनेस आ जाते हैं। ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। So beta, hope you understand and enjoyed this video. Thank you very much.